ऑल अग्रीमेंट्स, मदर ऑफ ऑल समझौतों पर जो है हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी समझौते पर, ये जो भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन हुआ है, इसको डिटेल से समझने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल के इस नए वीडियो में। इस समझौते की खास बात अगर आप देखें तो ये समझौता, इसकी इंपॉर्टेंस, आप इसको क्यों कहा जा रहा है कि ये मदर ऑफ ऑल अग्रीमेंट्स है, क्योंकि ये समझौता अकेले दुनिया की 25% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। आप सोच करके देखिए, अकेले एक समझौता, दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, दुनिया में 200 से ज्यादा देशों के होने के बावजूद भी एक समझौता 25% से ज्यादा इकोनॉमी को, 25% से ज्यादा जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस समझौते की इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर यह समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो है अपनी तैयारी को एक स्ट्रक्चर्ड ढंग से जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स लेकर के आए हैं, जिस कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोर्स पूरा आपका ऑनलाइन होगा, कोर्स आपका लाइव होगा। आप इस कोर्स को अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी देख सकते हैं। कोर्स में आपका फाउंडेशन कोर्स है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों चीजों को कवर किया जाएगा, वो भी बेसिक से लेकर के एडवांस तक। और इसमें सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको करंट अफेयर का भी एक्सेस मिलेगा। और फिलहाल हमारी रिपब्लिक डे सेल चल रही है, तो रिपब्लिक डे सेल की वजह से इस पूरे कोर्स का जो प्राइस है वो मात्र 22,050 रुपए है। और इसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, ये बहुत कम प्राइस है, इसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, AKSHAY, इसको कैपिटल लेटर्स में इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसमें आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा कोर्स में देखें अगर आप, तो आपको कलर्ड प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर का 2 साल का एक्सेस मिलेगा। आप कल को दृष्टि आईएएस की ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसका जो प्राइस होगा उसमें इस कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इतना प्राइस आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अलग अलग मीडियम्स में कोर्स आपको मिलेगा, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम करते हैं वीडियो की शुरुआत, और यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि आपका खबर क्या आपको देखने को मिली है। तो खबर हमने देखा कि भारत और यूरोप के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है कि भारत और यूरोप ने लंबे समय बाद इस पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, एफटीए पर जो है साइन कर लिए हैं। इसको अंतिम रूप दे दिया गया है। अब यहां पर याद रखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह समझौता अभी लागू नहीं हो रहा है, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, इसको केवल फाइनलाइज कर दिया गया है। अभी भारत और यूरोप जो है ये अपने अपने क्षेत्राधिकार में इस पूरे समझौते को लागू करेंगे और इसको बाद में इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल इसको फाइनलाइज किया गया है। तो दोनों देशों ने मिलकर के इस पूरे ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, इसको फाइनल रूप दे दिया गया है। और यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। क्यों कहा गया है मदर ऑफ ऑल डील्स, वो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये समझौता जो है ये दुनिया की 25% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, 25% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पूरे समझौते का जो है अनाउंस किया गया, और इस समझौते को अनाउंस करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने बेसिकली कहा कि यह समझौता भारत के 1.4 अरब लोगों और यूरोप में जितने भी लोग रहते हैं, यूरोप में जो लाखों लोग रहते हैं, उनके लिए नए अवसर पैदा करेगा, उनके लिए नए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इस समझौते के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये जो समझौता है, ये समझौता अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के काम करता है। इस समझौते में आपको व्यापार से जुड़े प्रोविजन मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट से जुड़े प्रोविजन मिलेंगे, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी, तमाम क्षेत्रों को इस पूरे समझौते में कवर किया गया है। इसके अलावा यह समझौता लगभग 20 वर्षों की लंबी बातचीत के बाद आपको देखने को मिला है, और अभी समझौता लागू नहीं हो रहा है, अभी केवल समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि खबर में आपको क्या चीजें देखने को मिली हैं। अब एक पॉइंट जो यहां पर हमको याद रखना है वो ये है कि समझौते की डिटेल्स क्या है, अग्रीमेंट की डिटेल्स क्या है, अग्रीमेंट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या है क्या नहीं है, ये बातें अभी जो है आपको पब्लिक लेवल पर देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ डिटेल समझौते की जरूर सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी डिटेल में समझौता क्या है वो हमारे सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी समझौता लागू नहीं हुआ है। तो इस पे अभी बहुत डिटेल से हम इस पे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन समझौते के ओवरऑल मोटे मोटे क्या बिंदु हैं उनको जरूर हम समझ सकते हैं। जैसे अगर आप देखें यहां पर आपका सबसे पहले देखते हैं कि भारत यूरोप को क्या ऑफर कर रहा है। तो भारत की तरफ से लगभग 97% जो आपके यूरोपीय उत्पाद हैं उन पर भारत द्वारा कहा गया है कि हम या तो उन पर जो हम शुल्क लगाते हैं उस शुल्क को या तो हम कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, या उसको घटा पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप
कारों का एग्जांपल ले सकते हैं। तो भारत की तरफ से आप देखें, वर्तमान समय में यूरोप से जो कारें मंगाई जाती हैं, भारत की तरफ से यूरोप में जो कारें भेजी जाती हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, यूरोप की तरफ से भारत में जो कारें भेजी जाती हैं उन पर लगभग 70% से लेकर के 110% का टैरिफ लगता है। लेकिन अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे टैरिफ को अगले 5 सालों में घटा करके 10% के आसपास कर दिया जाएगा। तो आप देखिए, कहां 110% टैरिफ लगता है, कहां 70% से 110% टैरिफ लगता है। और अब सरकार, इस पूरे समझौते का रिजल्ट क्या होगा? इस पूरे समझौते का रिजल्ट ये है कि ये जो आपका कारों पर जो टैरिफ लगता है उसको घटा करके 10% कर दिया जाएगा। और केवल कारों पर ही नहीं, कारों के जो पार्ट्स होते हैं उन पर भी यहां पर जो आपका टैरिफ लगता है उसको सरकार कम करेगी और धीरे धीरे इसको बहुत मिनिमम लेवल पर लेकर के आया जाएगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इससे सबसे ज्यादा फायदा आपका जर्मनी को देखने को मिलेगा। तो जर्मनी को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा यूरोपीय कंपनियों को सालाना इसकी वजह से 4 अरब यूरो की बचत हो सकती है। खासतौर पर जर्मनी की कंपनियों को इससे बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा समझौते में कहा गया है कि अगले आने वाले कुछ सालों में, खासतौर पर अगले आने वाले आप कह सकते हैं 5 से 6 सालों में, भारत और यूरोप के बीच में 2032 तक जो व्यापार है उसको दोगुना करने का टारगेट डिसाइड किया गया। उसको लगभग 2 टाइम्स बढ़ाने का टारगेट जो है वो दोनों देशों ने डिसाइड किया है। इसके अलावा कृषि खाद्य उत्पाद जो है, जो आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उन पर जो उत्पाद शुल्क है उसको भी उसमें भी यहां पर कटौती की जाएगी। फिलहाल जो आपका जो एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स हैं उन पर औसत जो शुल्क भारत लगाता है वो 36% के आसपास है। तो अब इसको और ज्यादा कम किया जा सकता है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा शराब को लेकर के आपको पता है कि यूरोप में आपको शराब की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, अल्कोहल की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री देखने को मिलती है। तो शराब को लेकर भी इसमें आपको एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। और शराब पर भारत जो शुल्क लगाता है, फिलहाल यूरोप से आने वाली शराब पर भारत जो शुल्क लगाता है उसको वो 150% के आसपास है। 150% तक का टैरिफ जो है वो भारत यूरोप से आने वाली शराब पर लगाता है। लेकिन अब इस 150% के टैरिफ को धीरे धीरे घटाया जाएगा। सबसे पहले 150% के टैरिफ को घटा करके हम 75% तक लेकर के आएंगे और फिर इस 75% टैरिफ को और ज्यादा घटा करके आपका 20% तक लाने की कोशिश की जाएगी। तो अब आप कह सकते हैं कि भारत में यूरोप की जो ब्रांडेड शराब है, भारत में यूरोप का जो ब्रांडेड अल्कोहल है, उसका प्राइस भी आपको कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो कुछ लोग यहां पर जरूर मुस्कुरा रहेंगे उसको लेकर के। इसके अलावा ये तो हमने देखा कि भारत यूरोप को क्या ऑफर कर रहा है। अब इस समझौते में देखिए, कोई भी समझौता होता है वो तो दो तरफा समझौता होता है, तो भारत को भी इससे कुछ फायदा हो रहा होगा। हमने देखा कि भारत जो है यूरोप के 97% उत्पाद हैं, 97% जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों पर शुल्क को या तो कम करेगा या समाप्त करेगा। और उसी तरीके से यूरोप जो है वो भारत के 99% उत्पाद, 99.5% जो उत्पाद हैं उन पर या तो शुल्क को कम करेगा या शुल्क को पूरी तरीके से समाप्त करेगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको याद रखना है और ये अगले 7 वर्षों में किया जाएगा। इसके अलावा जो भी सामान भारत निर्यात करता है यूरोप को, उन निर्यातों पर भी जो आपका शुल्क है उस शुल्क को कम करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें खासतौर पर आपका समुद्री उत्पाद शामिल है। इसमें आपका, आप कह सकते हैं, जो फिश इंडस्ट्री है भारत की, उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। भारत की एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। जो झींगे भारत की तरफ से बेचे जाते हैं उनको यहां पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चमड़ा इंडस्ट्री जो है उसको फायदा होगा, रसायन इंडस्ट्री, रबड़, बेस मेटल, रत्न और आभूषण, ये तमाम जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, ये तमाम जो आपके क्षेत्र हैं, इनको इस पूरे समझौते की वजह से फायदा होगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट यहां पर आपको देखने को मिला है, वो ये है कि समझौते में कहा गया है कि 2026 में ईयू इंडिया जलवायु सहयोग मंच स्थापित किया जाएगा। कौन सा मंच? ईयू इंडिया जलवायु सहयोग मंच स्थापित किया जाएगा, जिसमें इसके साथ साथ यहां पर आपका इस पूरे मंच में एक फंड भी स्थापित होगा, जिस फंड की जो टोटल वैल्यू होगी वो 500 मिलियन यूरो के आसपास होगी। और इस फंड का इस्तेमाल जो है, ईयू इस फंड को स्थापित करेगा और इस फंड का इस्तेमाल भारत में जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन की वजह से जो आपदाएं आपको देखने को मिलती हैं उन आपदाओं से निपटने के लिए किया जाएगा। तो ये ओवरऑल अभी फिलहाल जो चीजें यहां पर निकल करके आई हैं उन चीजों को यहां पर हमने देखा। अब 2 बातें यहां पर हमको याद रखनी है जिनको लेकर के काफी ज्यादा डिस्कशन भी हो रहा था। एक पॉइंट तो यहां पर यह है, सबसे पहला जो अभी यहां पर क्लियर नहीं है वो ये है कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के बहुत बात हो रही थी कि भारत में भी ये कहा जा रहा था कि भारत जो है वो इस पूरे समझौते से एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर रखेगा। तो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी उसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो बात, क्योंकि अभी देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के इतना ज्यादा कुछ आप कह सकते हैं कुछ वो नहीं था,
क्योंकि पहले क्लियर कर किया भी जा चुका था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ना तो यूरोप चाहता था कि समझौते में रहे और ना ही भारत चाहता था। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो हमको जब समझौते का डिटेल सामने आएगी तब देखने को मिलेगा। और दूसरा पॉइंट जो यहां पर इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर के अभी तक कोई पब्लिक में कोई जानकारी मौजूद नहीं है, वो ये है कि इस पूरे समझौते में यूरोप का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है CBAM जो है, जो कि लागू हो चुका है और इसकी वजह से भारत की इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। और इसको लेकर के, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी वजह से भारत और यूरोप के बीच में समझौता संपन्न नहीं हो पा रहा था। तो ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इस पर क्या समझौता हुआ है, इस पर क्या बातचीत हुई है, क्या भारत को यहां पर कोई एग्जम्पशन मिलेगा? क्योंकि भारत इससे एग्जम्पशन चाहता था लेकिन यूरोप के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो एग्जम्पशन देने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, बातचीत नहीं हुई है, उसको लेकर के अभी तक यहां पर कोई जानकारी मौजूद नहीं है। तो हमको देखना होगा कि आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर के क्या बातें आपको देखने को मिली हैं। फिर इसके साथ साथ आपका और जो इंपॉर्टेंट चीजें भी क्लियर नहीं है, जैसे एक आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि भारत में यूरोप की तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की क्या बातें की गई हैं दोनों देशों के बीच में, दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में, ये चीजें भी अभी क्लियर नहीं है। तो कुछ बातें आपका पब्लिक फोरम पे मौजूद हैं जिन पर हमने डिस्कशन कर लिया है, कुछ बातें अभी आपको पब्लिक फोरम पर देखने को नहीं मिलेंगी, जो जैसे ही डिटेल सामने आएगी तो उस पर हम और ज्यादा विस्तार से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इस पूरे समझौते की इंपॉर्टेंस अगर आप देखें कि ये समझौता जरूरी क्यों है, ये समझौता महत्वपूर्ण क्यों है, तो समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को सबसे पहले यूरोप के बाजार तक पहुंच मिलेगी। अभी क्या है, अभी आप देखेंगे कि भारत को यूरोप के बाजार तक बहुत ज्यादा पहुंच प्राप्त नहीं हो पाती है। तो एक तो इससे फायदा ये होगा कि भारत को यूरोप के बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स की तरफ से यहां पर कुछ सवाल भी उठाए जाते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो अगर भारत को यूरोप में अपने सामान बेचने हैं तो दो तरीके के बैरियर्स आपको देखने को मिलते हैं, दो तरीके की बाधाएं आपको देखने को मिलती है जिनकी वजह से भारत यूरोप में अपना सामान नहीं बेच पाता है। एक बाधा होती है जिसको कहा जाता है टैरिफ बैरियर, और दूसरी बाधा है जिसको कहा जाता है नॉन टैरिफ बैरियर। अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अभी ये क्लियर नहीं, जितना अभी तक हमने देखा उससे ये स्पष्ट होता है कि इस पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो टैरिफ बैरियर है उसको तो हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या हमने नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाया है या फिर नहीं हटाया है। नॉन टैरिफ बैरियर्स का क्या मतलब है? नॉन टैरिफ बैरियर्स का बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप मेरे देश में कोई सामान बेचना चाहते हैं, लेकिन मैं ये तय कर देता हूं कि आप इतनी क्वालिटी का सामान बेचेंगे। अगर आपका सामान उस क्वालिटी का नहीं होता है तो मैं सामान को रिजेक्ट कर दूंगा। मैं सामान पर टैरिफ नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं सामान के लिए क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस लेकर के आया हूं कि अगर आपका सामान इतनी क्वालिटी का नहीं हुआ तो मैं उसको नहीं खरीदूंगा। अब यही चीज जो है भारत के साथ आपको देखने को मिलती है। भारत के बहुत सारे उत्पाद हैं जो कि यूरोप के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भारत का जो सामान है वो यूरोप तक पहुंचता जरूर है लेकिन यूरोप के बाजार में प्रवेश नहीं कर पाता है, और यही बाधा आपको देखने को मिलती है। अगर नॉन टैरिफ बैरियर्स इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो टैरिफ बैरियर्स ना होने के बावजूद भी भारत का व्यापार यूरोप के साथ नहीं बढ़ पाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने समय समय पर सवाल भी उठाए हैं। तो इसको लेकर के अभी चीजें यहां पर क्लियर नहीं है कि टैरिफ बैरियर्स को तो हमने कम कर दिया है, लेकिन जो हमारा नॉन टैरिफ बैरियर वाला सेगमेंट है क्या हम उसको लेकर के कोई कदम उठा पाए हैं या नहीं उठा पाए हैं, वो चीज यहां पर अभी देखने लायक होने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखें समझौते की इंपॉर्टेंस, तो व्यापार बढ़ने से आपका यूरोप का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी भारत में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत का जो कपड़ा उद्योग है, भारत का जो फार्मा उद्योग है, कृषि उद्योग है, उसको तात्कालिक लाभ देखने को मिलेगा क्योंकि समझौते में इनका जो है डायरेक्टली जिक्र किया गया है। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट जो मिनरल इंडस्ट्री है उसको फ्यूचर में बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपका यूरोप की जो कार निर्माता कंपनियां हैं, जैसे आपका वॉक्सवैगन हो गया, रेनॉल्ट हो गया, इसके अलावा और बहुत सारी मर्सिडीज बेंज हो गया, BMW कंपनी हो गई, तो ये सारी यूरोप की कंपनियां हैं। अब इन कंपनियों को भारत में फायदा मिलने वाला है क्योंकि भारत पहले कारों पर बहुत टैरिफ लगाता था, लेकिन अब भारत यूरोप की कारों पर टैरिफ को कम कर देगा, तो इन कंपनियों को यहां पर बेनिफिट होगा। इसमें हमने देखा कि खासतौर पर जर्मनी में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो भारत में आपका आप कह सकते हैं कारें जो हैं वो थोड़ी सी सस्ती होने वाली हैं, कार का प्राइस जो है वो सस्ता होने वाला है। तो भारत का एक सामान्य व्यक्ति जो है, जो एक कॉमन मैन है, वो भी अब आप कह सकते हैं कि कारों को अफोर्ड कर सकता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके अलावा इस समझौते के बारे में हमने देखा कि यह समझौता जो है वो दुनिया की टोटल GDP के 25% हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। कितने? 25% हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से भी ये पूरा
समझौता जो है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये समझौता एक तो हमने देखा कि भारत और यूरोप के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो पूरा समझौता है ये जिस बैकग्राउंड में किया जा रहा है वो बैकग्राउंड भी समझौते को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। जैसे अगर आप देखें तो वर्तमान समय में आपका जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की सबसे बड़ी संस्था माना जाता है, WTO वर्तमान समय में डिफंक्ट पड़ा हुआ है, काम नहीं कर पा रहा है। WTO में अगर आप देखें, WTO में आप कह सकते हैं कि जो बहुपक्षीय व्यवस्था है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आपका व्यापार को लेकर के जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क हमने बनाए हैं, वो फ्रेमवर्क वर्तमान समय में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। और इसी वजह से अब भारत जो है वो अपने व्यापार के लिए इन बहुपक्षीय संगठनों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। और भारत के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि भारत जो है वो द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा बढ़ाए और द्विपक्षीय समझौते जो हैं उन पर काफी ज्यादा जोर दिया जाए। तो इसीलिए हमारे लिए बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। क्यों किया है? भारत जो है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को बहुत समर्थन देता है, लेकिन पिछले कुछ समय की रियलिटी अगर आप देखें, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि इस तरीके के जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत कमजोर हो रहे हैं। और इसीलिए भारत के लिए अब इंपॉर्टेंट यह है कि भारत द्विपक्षीय समझौतों पर भी ध्यान दे। इसके अलावा आप देखें यूरोप का झुकाव, अगर आप पिछले 1-2 साल पहले जाकर के देखेंगे तो पिछले 1-2 साल पहले आपका यूरोप का जो झुकाव था वो चाइना की तरफ बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगी कि चाइना किस तरीके से अपनी जो स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करता है अपनी डिप्लोमेसी में। खासतौर पर जो चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन को चाइना ने जो कंट्रोल कर रखा है, चाइना किस तरीके से मिनरल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा था, चाइना किस तरीके से दूसरे देशों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद से जैसे जैसे ये सच्चाई सामने आ रही है, उसके बाद से अब यूरो आप देखेंगे दुनिया के बहुत सारे देश हैं, उसमें यूरोप भी एक है। यूरोप आपको जो है चाइना से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर एक अच्छा मौका, एक अच्छा अवसर जो है वो भारत के पास मौजूद है। तो एक ये भी बैकग्राउंड है। दूसरा आप देखेंगे तो वैश्विक व्यापार जो है, जो ग्लोबल ट्रेड है, वो थोड़ा सा अनसर्टेन बना हुआ है। खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसीज हैं, उन टैरिफ पॉलिसीज की वजह से जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति को नाराज करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति उन पर टैरिफ लगा देते हैं। अभी रिसेंटली जैसे उन्होंने साउथ कोरिया पर टैरिफ लगा दिया। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया की जो पार्लियामेंट है उसने उनके और जो आपका साउथ कोरिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसको जो है रेक्टिफाई नहीं किया। इस वजह से उन्होंने साउथ कोरिया पर टैरिफ लगा दिया। तो इसी तरीके अभी आपको पता है ब्रिक्स पर उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की बात की थी, 500% तक का टैरिफ लगाने की पावर उन्होंने अपने आप को दी है। तो इन तमाम पॉलिसीज की वजह से जो ग्लोबल जो ट्रेड है वो बहुत अनसर्टेन हो चुका है। तो ऐसे अनसर्टेन माहौल में भारत को एक ऐसा ट्रेड पार्टनर मिला है, यूरोप को भी एक ऐसा ट्रेड पार्टनर मिला है, क्योंकि फिलहाल आपके यूरोप के जो रिलेशन है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत बेहतर नहीं चल रहे हैं। आपको पता है ग्रीनलैंड के विवाद को लेकर के दोनों जो आपके गुट हैं उनके बीच में काफी ज्यादा आप कह सकते हैं तकरार आपको देखने को मिली है, संघर्ष आपको देखने को मिला है। अभी रिसेंटली नेटो के जो चीफ हैं, जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया कि अगर यूरोप को ये लगता है कि यूरोप बिना अमेरिका के अपने आप को जो है डिफेंड कर सकता है तो यूरोप बहुत गलत फहमी में है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यूरोप और अमेरिका के बीच में एक आप कह सकते हैं ट्रस्ट की कमी जो है वो जरूर देखने को मिलेगी और भारत इस ट्रस्ट की कमी का फायदा उठा सकता है। और क्योंकि भारत जो है वो एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर सामने आता है यूरोप के लिए, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको याद रखना। तो हमने कुछ जरूरी पॉइंट देखे कि आपका ये समझौते के बारे में देखा, समझौते की इंपॉर्टेंस क्या है, किस बैकग्राउंड में किया गया है, क्या चीजें अभी डिटेल में नहीं आई हैं। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। हमारी ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।